हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आईएएस में आपका स्वागत है। तो हम कॉपी चेक कर रहे हैं जो यूपीपीसीएस मेंस लिख रहे हैं अब की बार, उन बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अश्विन की कॉपी चेक करते हैं, इन्होंने क्या लिखा है। भारत व नेपाल के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के पीछे चीनी कारक की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको ये वर्ड जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने मेंस आंसर राइटिंग क्लासेज लेके रखी है और वो प्लेलिस्ट ओपन है, अभी आप जाके देख सकते हो। वो क्लासेज जो ज़रूरी है, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो अभी 2025, 26, 27 के लिए, तो वो ज़रूरी है। उन क्लासेज को आपको एक बार ज़रूर देखिए। मैंने इन्हीं पिछले वर्ड है उनके बारे में बताया है, उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम है, उनके बारे में अच्छे से बताया। आप जाके वो क्लासेज देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, ध्यान से देखो। भारत और नेपाल के मध्य तनावपूर्ण संबंध है। अब मान लो कि भाई भारत और नेपाल के मध्य कौन से तनावपूर्ण संबंध है, क्या उनके पीछे चाइना फैक्टर काम कर रहा है, तो वो चीज़ आपको लिखना है, क्या विवेचना करना है, ये चीज़ याद रखना। भारत नेपाल संबंध रामायण और बुद्ध काल से सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापारिक सहअस्तित्व से जुड़ा है तथा यह पड़ोसी देश से सीमा साझा से पड़ोसी देश सीमा साझा से भौगोलिक व ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। तो इंट्रोडक्शन सही है। नेपाल संबंध में सहयोग, क्या इसमें सहयोग की बात की है। नेपाल भारत का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। दोनों ही एक सांस्कृतिक मैसेज ऑफ पावर भूमिका है। दोनों के मध्य नदी घाटी ऊर्जा परियोजनाएं, कोसी गंडक काली नदी, खुली सीमा साझा वीजा मुक्त आवागमन। देखो अश्विन, मेरा मानना है कि आप ये कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है ही नहीं। आप डायरेक्ट एड्रेस कीजिए, ये चीज़ समझो, थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको दिखाना है ये सब इंट्रोडक्शन में दिखा दो, आप इंट्रोडक्शन इससे भी शुरू कर सकते हो। इस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन को क्लैप करके एक साथ, उससे भी इंट्रोडक्शन शुरुआत कर सकते हो। मैप आपने बनाया तो यहाँ पे जब जो विवाद है उनके बारे में, थोड़ा ये मैप सही नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो मैं अश्विन एक बताता हूँ, ध्यान देखना। क्या अगर थोड़ा बहुत आपको ईजी है, फटाफट बनाना है, तो ये वाला मैप देखो। थोड़ा मतलब ख़राब बन गया, पर आप एक बार यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। तो देखो नेपाल यहाँ पे है, आप ये तो भूटान उड़ान की जगह दर्शा दिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर जो विवादित एरिया है उनको यहाँ पे मैप में शो कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों देशों के मध्य तनावपूर्ण संबंध, हाँ ये अश्विन ज़रूर सीखो। आप यूट्यूब पे जाके देखो, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे तरीके से सिखाया है कैसे मैप बनाना है, और बहुत फास्ट तरीके बनाने का भी। पर मेरा मानना जो ये मैं बनाया हूँ ना, ये थोड़ा सीख लेना। ये थोड़ा इजी है, परंतु मैं थोड़ा सही नहीं बना रहा, मतलब जो भी है ऐसे करके थोड़ा ये जल्दी फास्ट बनता है। अब देखो डायरेक्ट ये है जो मेन क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। तो मेन बॉडी में आपका ये आना चाहिए। सुगोली की संधि भारत को नेपाल को, सुगोली संधि 1916 भारत नेपाल को सुगोली संधि को नेपाल नकारता है। कोसी गंडक नदियों पर चल रही परियोजना पर जल उपयोग को लेकर विवाद है। मधेसी समस्या है। नेपाल द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समर्थन, जो भारत की संप्रभुता का हनन है। चीन का नेपाल पर बढ़ता प्रभाव, ऋणजाल कूटनीति, सरकार की अस्थिरता का चीन द्वारा फायदा उठाया जाना, भारत को पड़ोसी पहले की नीति जिसमें आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना, आपसी संवाद पर बल तथा ट्रैक टू डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत को नेपाल में अपने हितों को साध सकता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझना। तो विवेचना कीजिए, इसका मतलब ये होता है, देखो कि जो भारत और नेपाल के मध्य जो तनावपूर्ण संबंध है, आप इनको डिवाइडेड कीजिए। भौगोलिक कारणों से कुछ है विवाद, सीमा विवाद क्लियर नहीं है, ठीक है, पानी को लेके विवाद है, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा विवाद होता है कि भारत एक बड़े भाई की ब्रदरहुड जो है, एल्डर ब्रदर की भूमिका निभाता, तो वो नेगेटिव है। ये चीज़ याद रखना कि दो देशों के मध्य ये संबंध नहीं हो सकते, ये चीज़ हमेशा याद रखना। परस्पर जैसे मतलब होता है कि भाई बराबरी का दर्जा होना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो आपको पहले तो आपको ये इशू दर्शाना जो ओनली जो है नेपाल और भारत के बीच है, उसमें चाइना को कोई रोल नहीं है। फिर आपको कुछ फैक्टर ऐसे बताने हैं जिसमें चाइना का रोल है, जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव आपने लिखा भी है, ठीक है। उसके अलावा जो ऋणजाल डिप्लोमेसी है। दूसरी बात यह है कि वहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना चाइना के द्वारा, ये चीज़ याद रखना। इसीलिए भारत मधेसी विवाद, जो मधेशियों के साथ जो वहाँ पे दुर्व्यवहार होता है, उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट के रेट होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि किस तरीके की जो है, तो ये आपको बताना कि चाइना के क्या क्या रोल है, किस तरीके से भारत के संबंधों को ख़राब करना चाह रहा है, ठीक है। दूसरी बात याद रखना कि बफर जोन के रूप में काम करता है नेपाल, भारत और चाइना के बीच में, तो इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। विवेचना करने का मतलब होता है कि आपको कुछ कारक ऐसे बताने हैं जो भाई भारत और नेपाल के डायरेक्ट संबंध करते हैं, प्रभावित करते हैं,
और कुछ कारक है जो चाइना के कारण, इन्वॉल्वमेंट के कारण वो बढ़ रहे हैं। आगे देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन के कार्यों को वर्णन करते हुए इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है, गठन कैसे होता है, इसका एक चीज़ ये डिमांड है, वहाँ कार्यों का वर्णन करें। तो पहले 2 डिमांड तो यही हो गई। इसकी सीमाओं का विश्लेषण भी कीजिए, भाई कमियाँ हैं तो किस कारणों से हैं, ठीक है, उनके कारण बताने। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना संस्थानन समिति की सिफारिशों को 1964 में हुई थी तथा 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। एकदम सही बात है, ठीक है। वह कार्य, सीवीसी में एक अध्यक्ष, 2 से कम सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर किया जाता है। आयोग के कार्य क्या है, केंद्र सरकार में अभियोजित अधिकारियों के भ्रष्टाचार व कार्यालय पदवी दुरुपयोग की जांच करना। सीवीसी कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है, सीबीआई के माध्यम से जांच संपन्न करता है। अपराध भ्रष्टाचार के अन्वेषण में सीबीआई को अधीक्षण निर्देशन करता है, केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए मामलों की जांच करता है, ठीक है। लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत किए गए अपराधों की जांच करता है, प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति की सिफारिश करता है। केंद्रीय लोक सेवा अखिल भारतीय सेवा के संबंध में विनियम बनाने केंद्र सरकार को सलाह देता है, ये दीवान न्यायालयों की शक्तियों को ग्रहण करता है। तो अश्विन मैंने उस दिन भी बताया था, आप 5 ही पॉइंट लिखे, ये चीज़ याद रखना। पहले आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 4 पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट है इसका कार्य उसको लिख दीजिए, 5वें में ऐसा करो, फिर आप जैसे मान लो 2-3 है उनको एक ही जगह कोलैप्स कर दो, और ये क्षमता आनी चाहिए आपके अंदर, अलग अलग मत लिखिए, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। क्या सीमाएं पूछा है, इसकी सीमाओं को विश्लेषण कीजिए। सीमाओं को विश्लेषण करना है, विश्लेषण करना तो कारण बताने पड़ेंगे, याद रखना। इसकी कमियां हैं तो किस कारणों से है, लिमिटेशन है तो किस कारणों से। इसकी सलाह व सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, शक्तिहीन एजेंसी माना जाता है, तो क्यों। सरकारी अधिकारी के प्रति अपराधी मामला दर्ज कराने की शक्ति नहीं है, ठीक है। इसके पास संयुक्त सचिव या ऊपर के अधिकारियों की जांच की समिति नहीं है, खुद की मशीनरी तंत्र नहीं है जिससे जांच में पक्षपात होने की संभावना, शर्त संज्ञान की शक्ति नहीं है। थोड़ा कारण ही बताओ कि भाई सीमाएं हैं तो क्यों। ये देखो यहाँ विश्लेषण कीजिए, सीमाओं को विश्लेषण करना, थोड़ा बताओ। ये तो आपने सीमाएं बता दी, विश्लेषण करना है तो मतलब भाई कारण बताने पड़ेंगे, भाई ये सीमाएं हैं तो क्यों कारण से हैं, ये चीज़ याद रखना। सीवीसी केंद्र सरकार के अपने वे फॉरवर्ड जरूर बताओ कि अंतर्गत समझ सतर्कता गतिविधियों का अन्वेषण करती है तथा संगठनों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, कार्यान्वयन और समीक्षा करने में प्राधिकारियों को सलाह भी देता है, ठीक है। आर्किट थोड़ा याद रखना, वे फॉरवर्ड यहाँ पे जरूर लिखिए आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर्किटेक्ट परिषद की संरचना व कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब तो ध्यान से कमेंट करना है, तो भाई इसके पहले संरचना बता दो, कार्यक्रम क्या करता है, कुछ कमी है तो वो बता दो बस। आर्कटिक परिषद आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास और पर्यावरण सुरक्षा प्रति आर्कटिक देशों समुदाय अन्य निवासियों के बीच सहयोग समन्वय व न्यूक्लियर बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, ठीक है। आर्कटिक परिषद की संरचना कैसी है, संरचना पूछा है ना पहले, संरचना पे कार्यकरण, ठीक है। उच्च स्तरीय अंतर सरकारी निकाय है, 8 परिध्रुवीय देश है, कनाडा, ग्रीनलैंड है, फिनलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्वीडन, यूएसए, नॉर्वे ट्रम्स मुख्यालय, ठीक है। ये अब ये इतनी ज़्यादा जरूरत लिखने की नहीं है, संरचना बता दिया बस। कुछ परिषद देश भी शामिल होते हैं जिससे भारत भी शामिल है। परिषद का कार्यकरण क्या होता है, परिषद के 6 कार्यकारी समूह है जिसमें कार्य का निर्धारण होता है। आर्कटिक संदूषक कार्रवाई कार्यक्रम उत्सर्जनों व अन्य प्रदूषकों को कम करने को प्रोत्साहित करती है। निगरानी आकलन, आर्कटिक निगरानी व आकलन कार्यक्रम आर्कटिक पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र मानव जनसंख्या पर निगरानी व विविध प्रभाव से निपटने तो सहायता करता है, ठीक है। आर्कटिक वनस्पति जीव जंतु संरक्षण कार्यकारी समूह जीव संसाधनों की संविधानता, जैव विविधता संरक्षण, आपातकाल निरोधी तैयारी प्रतिक्रिया कार्यकारी समूह, दुर्घटना से बचाव, आर्कटिक समुद्री पर्यावरण रक्षा कार्यकारी समूह, जलीय जीवों की रक्षा, सतत विकास कार्यकारी समूह, ठीक है। आपने ये बताया इसका क्या होता है, कार्यक्रम संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, शॉर्ट नोट बनाने टाइप से उस तरीके से होता है, तो पॉजिटिव भी थोड़ा बता सकते हो। बढ़ते पर्यटन व जलवायु परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र अति संवेदनशील होता जा रहा है, इसके लिए संपूर्ण विश्व को एकजुट होकर इसके सतत नियंत्रण व विकास सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अफगानिस्तान में भारत के सॉफ्ट पावर राजने के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन करना तो इसके कारणों का पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीज़ें बतानी है। सॉफ्ट पावर का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किया जाता है जहां कोई देश परोक्ष रूप से सांस्कृतिक अथवा वैचारिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देश के व्यवहार अथवा हितों को प्रभावित करता है। इसके द्वारा आक्रामक नीति या मौद्रिक प्रभाव के आयोग के बिना संभव ऐतिहासिक आधार पर स्थापित किए जाते हैं। भारत अफगानिस्तान चित्र बना दिया, ठीक है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध, बौद्ध धर्म, सूफीवाद जैसे साझा विरासत मजबूत बंधन, जिससे सकारात्मक धारणा का विकास होता है, ठीक है। आप हमेशा ये चीज़ राजनीति के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। भाई अपने भारत अफगानिस्तान में भारत के सॉफ्ट पावर
जो है राजनीतिक कारणों का मूल्यांकन कीजिए। देखो यहाँ पे हार्ड, देखो थोड़ा अच्छे से लिखिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो हार्ड नीति यहाँ पे किसी ने की थी, यूएसए ने की थी, और वो आखिर में असफल होकर लौटना पड़ा उसको। तो भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कैसे काम कर रही है यहाँ पे, सोचो यहाँ के लोगों को एकजुट कर पा रही है, वहाँ के लोगों को विकास कर पा रहे हैं, अपन एजुकेशन दे रहे हैं, वहाँ पे डैम वैम बना रहे हैं, वहाँ पे सड़क वड़क बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ की संसद का निर्माण कर रहे हैं, अपन डेमोक्रेसी लाने में स्थापित कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना। तो ये कारण है आपको, और आपने को पता है कि वहाँ हार्ड डिप्लोमेसी नहीं लाना है। और दूसरी बात आपने को पता है चाइना को भी काउंटर करना है उसके थ्रू, और अपने को जो है पाकिस्तान पे भी कंट्रोल बनाए रखना है। तो ये चीज़ याद रखिए। विकास में मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण, विकास में योगदान, सड़क बांधो, स्कूल, अस्पतालों का निर्माण, सद्भावना का विकास पैदा, क्षेत्रीय स्थिरता, अफगानिस्तान में शांति व स्थिरता बनाए रखने में रुचि, मध्य एशिया में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण, आतंकवाद प्रसार पर रोक, सही है, पाकिस्तान की प्रभाव का मुकाबला, संतुलन में सहायक, रणनीतिक प्रभाव, तापी परियोजना की सफलता के लिए ऊर्जा सुरक्षा, चीन का बढ़ता प्रभाव को संतुलित करना, पड़ोसी पहलों की नीति का पालन करना, संसद निर्माण भारत द्वारा। इन प्रयासों से भारत व अफगान नागरिकों के बीच परस्पर सहयोग व संपर्क बढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान द्वारा भारत का समर्थन इसी सॉफ्ट पावर का यही नतीजा है। एकदम सही बात है, परंतु यहाँ पे हार्ड का थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए कि हार्ड यूएसए द्वारा अपनाया गया और आखिर में असफल साबित हुए, इसीलिए भारत जो है इसी को सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखो, अब्राहम समझौता पश्चिम एशिया की राजनीति में एक नई शुरुआत। तो नई शुरुआत है तो कैसे है बताइए, ठीक है, व्याख्या करना आपको बताना है, कारण बताने पड़ेंगे। अब्राहम समझौता इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात व बहरीन के बीच समझौता है जो अगस्त 2020 में हुआ। इजराइल व अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों में पहला शांति समझौता। अब्राहम अकॉर्ड, इसमें तो यूएसए भी शामिल है, थोड़ा एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब्राहम समझौता पश्चिमी एशिया राजनीतिक प्रभाव, इजराइल व अरब देशों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण, बहरीन, मोरक्को, सूडान और यूए के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करना, दूतावास खोले गए, सीधी वार्ता सहयोग के रास्ते खुले हैं, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा, इजराइल व खाड़ी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा, सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझाकरण में बल, शक्ति संतुलन की स्थिरता, आर्थिक सहयोग विकास, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी आदान प्रदान, पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा आदि संयुक्त परियोजना शुरू, त्रिपक्षीय व्यापार जल समझौता, इजराइल, यूएई, जॉर्डन, कूटनीतिक सद्भाव के नए गठबंधन, ITU, ठीक है, हाँ सही है। फिलिस्तीन संबंध पर नए दृष्टिकोण, पूर्व शर्त इजराइल फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया पर आगे बढ़ने पर, ठीक है। समझौते जुड़ी चुनौतियाँ क्या है, फिलिस्तीन को समझौते पर बात करने के नहीं बुलाया गया, जिससे तनाव में वृद्धि, 50 दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो गया, ठीक है। बहरीन के शिया समूहों ने इसका विरोध किया है। इजराइल की सैन्य बढ़ता को, सैन्य क्षमता को लिखो, सैन्य क्षमता बढ़ता को प्रभावित कर सकती है, सैन्य बढ़ता, थोड़ा सेंटेंस देखिए। अन्य खाड़ी देश का अमेरिका से उन्नत हथियार प्राप्ति से कुछ आलोचनाकारी जटिलता को बढ़ाया है। अब्राहम समझौते ने पश्चिमी एशिया की राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाए, जिससे आपसी नजरता कुछ इस तरह समाप्त हुई है। फिलिस्तीन मुद्दे पर आपसी समाज और सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ समाधान करना चाहिए। देखो, अब्राहम एक्कॉर्ड को एक इस दृष्टिकोण से भी देखा जाता है कि पहले क्या था कि इजराइल फिलिस्तीन जो है, जो युद्ध होता था उसको देखा जाता था कि मुस्लिम कंट्रीज़ पे अटैक है, तो जो मिडिल ईस्ट एशिया की सारी जो कंट्रीज़ है वो इजराइल के खिलाफ थी। परंतु देखो पावर डिप्लोमेसी कैसे चेंज होती है, अब ये इजराइल के सपोर्ट में आ रहा है, तो इससे ऐसा बोला जाता है कि शांति स्थापना हो सकती है आगे जाके, ठीक है। परंतु वही है कि फिर फिलिस्तीन को वहाँ से खात्मा होगा। भारतीय मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का परीक्षण कीजिए। मानव संसाधन का प्रबंधन करना, अपने को मैनेजमेंट करना है, ध्यान समझना। तो कौशल शिक्षा देनी पड़ेगी, एजुकेशन अच्छे तरीके से देना पड़ेगा, फिर मान लो वृद्ध लोग हैं तो वो सारी चीज़ें आएगी इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बहुत तरीके से देखना पड़ेगा। मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन अवधारणा जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है तथा सरकार का दृष्टिकोण समावेशी विकास में सशक्तिकरण से प्रेरित है। एकदम सही बात है। इंट्रोडक्शन, आगे देखो। विभिन्न पहलू, सामुदायिक विकास, SC/ST, ग्रामीण विकास, महिला विकास आदि, शिक्षा और कौशल विकास नीति, नई शिक्षा नीति 2020, PM कौशल विकास योजना, स्वास्थ्य और पोषण संबंधित पहलू, पोषण अभियान, टीकाकरण, सही है। आवास और सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच संबंधी पहल, आवास योजना, ठीक है, और इसमें वो डिजिटल क्रांति भी लिखी। विभिन्न स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम, चुनौतियाँ, कृषि क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का प्रशिक्षित न होना, भारत के लगभग 20% इंजीनियरिंग रोजगार के हेतु योग्य, ब्रेन ड्राउन, बेहतर पैकेज का अभाव, शिक्षा और जन जागरूकता की कमी। बात के समय में कहा जा सकता है कि भारत को जनसंख्या लाभांश की क्षमता का समुचित दोहन करना चाहिए ताकि वैश्विक फलप्रूप स्थान दर्ज कर पाए। ठीक है, इसमें और बहुत अच्छे पॉइंट आ सकते हैं, फिर भी ठीक है। भारत की प्रवासी नीति क्या है,
ठीक है। बाद में भारतीय प्रवासियों समक्ष क्या चुनौती है, 2 क्वेश्चन की डिमांड है। वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत दुनिया भर में मौजूद कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या में लगभग 2.3 करोड़ भारतीयों का योगदान है, जो भारतीय विदेश नीति सॉफ्ट पावर के रूप में उभरे हैं। ठीक है। भारतीय नीति क्या है, डायस्पोरा को भारत के निर्माण में योगदान देना, सॉफ्ट पावर के रूप में विकसित करना, भारत को जानो कार्यक्रम, प्रवासी तीर्थ दर्शन, भारतीय समुदाय कल्याण कोष, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत जैसे पहले भारतीय विदेशी निवेश को आमंत्रित करना। ठीक है। चुनौतियाँ क्या है, आर्थिक है, अधिक सख्त नियम है, चिकित्सा बीमा अन्य, राजनीतिक संरक्षणवाद, यूएसए का आचरण वीजा, पहाड़ी देशों में भारतीयों के साथ भेदभाव, सामाजिक मुद्दे, यूनोफोबिया का भारत पर हो रहे हमले, संघर्ष क्षेत्र में फंसे भारतीय, यमन, सीरिया, यूक्रेन आदि, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका के कुछ देश। ठीक है। ध्यात्व अफ्रीका के कुछ देश अच्छा है। ध्यात्व है कि भारत सरकारी मुद्दों पर काफ़ी सचेत है। भाषा के अपने इंद्रधनुष आधार को बेहतर आकार देना होगा ताकि वैश्विक आसमान में अपनी किरणें बिखेर सके। वह शाबाश, क्या निष्कर्ष निकाय है। चलो अच्छा है। बात अमेरिका टू अंतर्राष्ट्रीय संवाद पर टिप्पणी कीजिए, कमेंट करना तो पॉजिटिव नेगेटिव। संवाद रणनीति सुरक्षा मुद्दे, भारत और इसके सहयोगी देशों को विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठकों के एक प्रमुख प्रारूप है। ठीक है। रक्षा विदेश मंत्री ये लिख दिए तो इतना ठीक है, कोई नहीं। अमेरिका भारत का ये वादा ट्रम्प काल से शुरू हुई थी। महत्व उपलब्धियाँ, साझा प्रतियोगिता प्रतिबंध, कोविड महामारी में सहयोग दिया गया, जलवायु संकट में रूसी व्याप्ति निराकरण, क्वाड के निर्माण में कम कौशल सफल क्रियान्वयन, बेका दोनों सेनाओं के सहयोग में। अब इनको देखो एक ही जगह लिखो, ये 13 पॉइंट एक ही पॉइंट में आ जाएंगे, पॉइंट मत बढ़ाओ। अब ये देखो 10.9 गलत तरीका है। नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में, चीन को काउंटर करने में, आतंकवाद को साझा करने में, एक ही पॉइंट में लिख दो ना, ऐसे डैश लगा के लिख दो, ये चीज़ समझो, थोड़ा अलग पॉइंट मत बनाओ। सीमाएं, भिन्न प्राथमिकता व रणनीतिक स्वायत्ता, अमेरिका प्राथमिकता प्रशांत महासागर, भारतीय प्रशांत प्राथमिकता हिंद महासागर। ठीक है। भारत रूस समझ से तनाव, व्यापार, आर्थिक मतभेद, मानवाधिकार और लोकतंत्र के मुद्दे। भारत अमेरिका 2+ वार्ता निश्चित रूप से द्विपक्षीय संबंध मजबूत किया है, सीमाओं को दूर करने के निरंतर प्रयासों, आपसी मत का सम्मान कर अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा कर सकते हैं। एकदम सही बात है। ई शासन, तो पहले इसको डिफाइन करोगे। नए प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक अधिक नागरिक केंद्रित बनाएं, तो ये आपको बताओ, इससे पॉजिटिव बताओगे आप। क्या ई शासन प्रणाली को और अधिक सहभागी बनाया जा सकता है, तो इसकी कमियां को दूर कैसे करके और पार्टिसिपेटरी बनाया जा सकता है। सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग, संचार व सूचना तथा सेवा वितरण तथा प्रशासन के क्रियान्वयन में किया जाता है, इसी ई शासन कहते हैं। लाभ क्या, सार्वजनिक पहुँच है, भेदभाव रहित। मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ रखना, एग्जाम्पल जरूर लिखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। कार्य प्रक्रियाओं की सरलता, सेवा की तीव्र गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी, प्रशासनिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, 24/7/360 पर सेवा उपलब्धता, शासन अब न्यायिक उन्मुख हुई है, पंजीकरण और टिकटिंग, ऑनलाइन टिकट पर रिजर्वेशन, अस्पताल में पंजीकरण, सूचना प्राप्ति में सरकार उत्तरदायी जवाबदार हुई है। सीमाएँ क्या है, भारत में अभी डिजिटल विभाजन है, गरीबों में क्षेत्र आधारित है, कनेक्टिविटी की कमी है। ठीक है। इंटरनेट की सार्वभौमिक पहुंच नहीं है। भारत में मात्र 73% साक्षरता है, उपकरणों का उपयोग करने में अक्षम है। ठीक है। सभी तक उपलब्ध जैसे मोबाइल कंप्यूटर उपलब्धता नहीं, जन जागरूकता व कौशल का अभाव इसके निष्पादन दुष्प्रभावित होता है। सही भाइयों ने तो उपाय क्या करने चाहिए, डिजिटल साक्षरता को समावेशी करना, सूचना पर निवेश करना, डिवाइड को खत्म करना, सार्वजनिक जगहों पर वाईफाई सुविधा, फीडबैक सिस्टम लागू करना, शिकायतें और सुदृढ़ करना। ई शासन भारत में सुशासन के लिए वरदान स्वरूप है। इसके सुधारों के उपायों को लागू कर सतत और समावेशी विकास, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। एकदम सही बात है। सूचना का अधिकार अधिनियम ने लोक सेवक को स्टील फ्रेम से बाहर आकर निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करने के लिए बाध्य किया है। व्याख्या कीजिए। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संसद द्वारा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जो अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार है। दस्तावेज की कॉपी देना, दस्तावेज रिकॉर्ड का निरीक्षण, प्रामाणिक सामग्री उपलब्धता, किसी भी प्रारूप में सूचना की प्राप्ति। इसे निष्ठा कारण एक सूचना आयोग की स्थापना, जो अधिकारियों के खिलाफ जांच करती है, अधिकारी अंतर सूचना दे रही है न देने पर जुर्माना का प्रावधान, व्यय आवंटन की जानकारी, सार्वजनिक प्राप्ति, जनता के अधिकार व अधिकारी कर्तव्य प्रमुखता, निष्पक्षता, लोकतंत्र के मूल्य का उन्मुख, लोगों सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ाती है। कि इसकी कमियां पूछा है, व्याख्या करें। हाँ ठीक है। जहाँ की प्रदान करने में देरी हो रही है, शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं है, जनता इसे लेकर जागरूकता का अभाव है। धारा 8 का दुरुपयोग, कुछ गोपनीय जानकारी की सार्वजनिक उपलब्धता ही मनाही है। लोक सेवा में रूढ़िवादिता का गुण अभी भी मौजूद है। प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक जटिलता है, प्रशासनिक कृषि। ठीक है। वर्तमान में सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से सरकार के अंदर क्या हो रहा है, क्या बारे में जानकारी सर्वसुलभ है, वह जो सुशासन लोकतंत्र के मूल्यों को संजोए रखने में महत्वपूर्ण है। अतः
इसमें विद्वान चुनौतियों को या कमियों को दूर किया जाए। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड के बारे में आप क्या समझते हैं? तो पहले ये बताओ, क्या मालवा सैन्य अभ्यास विश्व राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सफल होगा? क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, ठीक है, 4 देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएसए रणनीतिक अनौपचारिक फोरम जिसके साथ में 2017 जीवित हुआ, ठीक है। हाल ही में इन सभी देशों ने सेना द्वारा सागर मालवा युद्ध अभ्यास किया गया। इसके प्रभाव चीन के परिप्रेक्ष्य में इस अभ्यास चीन के लिए किसी बड़े संदेश से कम नहीं है। अभ्यास सामरिक प्रभाव वाला है। यह समान विचारधारा वाले देशों में सहयोग, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्वाड को मजबूत करेगा जो चीन के खिलाफ प्रतिरोध के साधन के रूप में कार्य करेगा। यह नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने में सहायता करता है। क्वाड में सैन्य आयाम को जोड़ा गया है। उन्नत तकनीक और रणनीतिक बलों पर सहयोग में मजबूती है। 4 देशीय प्राथमिकता संतुलन चुनौतीपूर्ण है। कुछ देशों का हित प्रशांत महासागर में तो भारत का हित हिंद महासागर में है। बदलती सरकारों का भारत का लेकर अलग अलग रवैया है। हथियार की होड़ की और उन्मक जिसे तनाव में वृद्धि नहीं। इसमें 2 पॉइंट और आएंगे। रशिया भारत के खिलाफ एंटी हो सकता है। दूसरी बात, चाइना, रशिया और पाकिस्तान का कोलिब्रेशन बन सकता है, तो वो भारत के लिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो उस तरीके से थोड़ा एनालिसिस करो इसको। क्वाड सदस्य देशों को एक दूसरे के साथ समन्वय, स्थायी संबंधों, गतिशीलता बनाना और आपसी सहयोग ऐसे मुद्दे हैं जो हिंद प्रशासन को समृद्ध व नियम आधारित बनाने में निश्चित रूप से मदद करेगा, ठीक है, अच्छी बात है। आगे, लोक सेवा का परंपरागत गुण तटस्थता रहा है, व्याख्या करें। तो आपको बताना तटस्था न्यूट्रलिटी कैसे रहा। लोक सेवा में तटस्था का अर्थ है कि लोक सेवा अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा, व्यक्तिगत प्रभाव से मुक्त रहे, ठीक है। कारण बताना है, एग्जाम्पल दे दे के व्याख्या करनी थी, आपको बताना था। चलो, शासन जनता में विश्वास का भाव है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों की आवश्यकता, सरकार जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व, लोक सेवा कर्तव्य कानून के अनुसार निष्पक्ष रूप से कार्य करे, पेशेवर नैतिकता और जिम्मेदारी, अपनी मानक संहिता व नैतिक मानक होते हैं, सार्वजनिक हित में कार्य, प्रशासनिक दक्षता, प्रभावशीलता, योग्य व विशेषज्ञता के आधार पर निर्णय, न कि राजनीतिक दबाव या व्यक्तिगत लाभ हेतु, कानूनों व नियमों का शासन, नियमों का पालन निष्पक्ष रूप से लागू करना, राजनीतिक स्थिरता व निरंतरता, बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा। लोक सेवा में तटस्थ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा संविधान के मूल्यों को बचाने में मदद करती है तथा एक स्वस्थ और प्रभावी लोक शासन की नींव रखता है। पर मुझे बताइए अश्विन, इसमें पूछा है परंपरागत गुण तटस्थता रखा है। लोक सेवा का परंपरागत गुण तटस्थता रहा है, व्याख्या करिए। आपको बताना है कैसे। प्राचीन काल से ये रहा है, मतलब प्राचीन काल से नहीं, इन द सेंस मतलब जब से भारत आज़ाद रहा है उसके एग्जाम्पल देने थे, तो थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखिए। डिजिटल भारत क्या अर्थ है? इसके विविध स्तंभों व चुनौतियों की विवेचना कीजिए। क्या है? पहला ये डिमांड हो गया, इसके विविध स्तंभ बताने हैं, चैलेंजेस बताने हैं, 3 सारी चीज़ें हैं। फिर उसकी विवेचना भी करना है, चुनौतियों की विवेचना भी कीजिए। डिजिटल इंडिया भारतीय समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बदलने की एक पहल है। इससे सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को सरकारी विभागों की सेवा में जोड़ा गया है, ठीक है। पहला है कि क्या है, इस विविध स्तंभ क्या है, चुनौतियाँ। अब देखो यहाँ पे अश्विन, आप मैं देख रहा हूँ क्या फ्लो चार्ट इनका यूज नहीं था। ऐसे स्तंभ बनाओ, फटाफट ऐसे करके ले सकते हो, ऐसे करके थोड़ा इनका फ्लो चार्ट का यूज़ करना भी सीखो। ब्रॉडबैंड हाईवेज है, सर्वतोपलब्ध मोबाइल है, कनेक्टिविटी, इंटरनेट की सार्वजनिक प्रयोग की सहज सुविधा है, ई प्रशासन, ई क्रांति, सबके लिए सोचना। थोड़ा फ्लो चार्ट में दर्शाओ इसको। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, रोजगार के लिए कार्यक्रम, इसे संबंधित चुनौतियाँ व सीमाएँ, इसे विशाल परियोजना के लिए निर्धारित कम समय है, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों व अवसंरचना विकास हेतु अपर्याप्त निवेश, दूरसंचार स्पेक्ट्रम की कमी, टावर बिजली की भी कमी है, सार्वजनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी का ना होना, डिजिटल उपकरण यथा मोबाइल, लैपटॉप आदि सबके पास ना होना, सरकार सेवा दस्तावेज की डिजिटलीकरण एक बड़ी चुनौती है, डिजिटल डिवाइड का मुद्दा है, ठीक है, ठीक है। चुनौतियाँ बताओगे, समाधान बताओगे। नाव सूचना, टावर निर्माण, फाइबर, ठीक है। डिजिटल भारत एक ऐसा समाज की रूपरेखा जहाँ भारतीय राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की जनता को ज्ञान आधारित भविष्य की। अब ये आधा क्यों छोड़ दिया, इसको पूरा करो अश्विन, ऐसा मत करो। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब करना है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत के पर्यावरण व वन मंत्रालय का अधीन एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए की गई थी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य 1992 में गठित विहित कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के उद्देश्य को प्राप्त करना है, ठीक है। संरचना, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य पे जैव विविधता प्रबंधन समिति है, ये बहुत सदस्यीय संगठन है। यह सरकार निम्न उपाय करेगी, संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में सूचित करेगी, उनके संग्रहण को विनियमित व
वनवास को संरक्षित करेगी। जिन संस्थानों को विभिन्न श्रेणियों के लिए कोष के रूप में संस्थानों को नामित करेगी। ठीक है। इससे संबंधित अपराधों की संज्ञा में गैर जमानती रूप में निर्धारण करना। इसके प्राधिकरण संबंधी शिकायत निर्माण के पास ले जाया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसके, ये सब पहले उद्देश्य पहले लिखिए फिर। ठीक है, वर्णन करना था। जैविकता संरक्षण करना, जैविक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना, जैविक संसाधन के उपयोग से होने वाले लाभों को उचित समान बंटवारा। क्या आप इसको यहाँ पे नहीं रख सकते थे? संरचना व उद्देश्य यहीं पे आपको लिख देना चाहिए, तो उसको अलग क्यों लिख रहे हो? फिर उसके बाद ये बताना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई नहीं। भारत एक जैव विविधता हॉटस्पॉट देश है। यहाँ जैव विविधता प्राधिकरण का होना अति आवश्यक है, जो जैव संसाधन संरक्षण और धारणीय उपयोग के लेकर भारत सरकार को सलाह दी। ठीक है। क्या भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य प्रबल दावेदार है? इस समय तार्किक उत्तर दीजिए। हाँ, तार्किक उत्तर दे तो आपको फैक्ट देना है, कुछ फैक्ट और रीजन बताने पड़ेंगे। भारत समय समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य सुधार का वकालत करता है। सुरक्षा परिषद वर्तमान में 5 देश स्थायी सदस्य हैं। क्या है? जनसंख्या और आकार। वर्तमान भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला लोकतंत्र है। ये एक विशाल और विविधता वाला देश निश्चित करता है। आर्थिक शक्ति बड़ी तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था में से क्रय क्षमता के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। सही है। लोकतांत्रिक मूल्य और शासन सबसे बड़ा लोकतंत्र के साथ साथ मजबूत और परिपक्व संस्था है। संयुक्त राष्ट्र की भांति शांति सेना में बड़ा योगदान है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। क्षेत्रीय नेतृत्व दक्षिणी विश्व का प्रमुख नेतृत्व करता है। पड़ोसी देशों का विकास में भी भागीदार है। ऐतिहासिक संदर्भ, यूएन के संस्थापकों में शामिल। अतीत में यूएन ने स्थायी सदस्य के लिए पेशकश की थी। वैश्विक चुनौतियों के समाधान जैसे संग्राम में सहायक। वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका। थोड़ा इसमें ये भी आएगा, याद रखना, वसुधैव कुटुंबकम की जैसी विचारधारा वाले देश को अगर आप समाहित नहीं करोगे तो कैसे होगा। दूसरी बात है कि भारत ग्लोबल पीस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी आएगी। दूसरी बात है कि यूएसए है, जर्मनी का, ठीक है, इनका समर्थन भी हासिल है भारत को, रूस का, इनका, इसलिए मिलनी चाहिए। समझ चुनौतियाँ क्या? चीन भारत के स्थायी सदस्य का प्रबल विरोधी है। मानव विकास सूचकांक भारत की नीति रैंकिंग परमाणु अवसाद संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। सैन्य ताकत के रूप में भारत अभी स्थापित नहीं हुआ है। एनएसजी के सदस्य नहीं है। ये ज़्यादा कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एनएसजी के सदस्य है ये नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। गौरतलब है कि भारतीय स्थायी सदस्य का दावेदार वेदे लिखने जटिल प्रक्रिया भारत को लगातार राजनीतिक प्रयास करने होंगे तथा वैश्विक समुदाय में अपना समर्थन मजबूत करना होगा। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका व ईरान के मध्य हालिया तनाव के कारण क्या है? ठीक है, ये बता रिसेंट कारण बताने आपको। ठीक है। इस तनाव का भारत के राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सब ऐसी बात है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ज़्यादा। तो भारत की इस परिस्थिति से कैसे निपटना चाहिए, सॉल्यूशन भी बताना, सीधी सी बात यही है। हाल ही ओमान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता हो रही है तथा अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में विमानक पोत भी तैनात किया, जिससे सैन्य दबाव बढ़ गया है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और सहयोगी देशों को खतरा कि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण देशों के लिए नहीं बल्कि हथियारों के लिए है। 2015 परमाणु समझौता जिसमें ईरान शामिल था, इससे वह अमेरिका 2018 में बाहर हो गया था। क्षेत्रीय प्रभाव, प्रॉक्सी युद्ध, ईरान हिजबुल्ला हूती विद्रोह का समर्थन, अमेरिका इन्हें आतंकवादी समूह मानता है। मध्य एशिया में प्रभुता की छेड़, मिसाइल कार्यक्रम भी तनाव का मुद्दा है। मानवाधिकार और आंतरिक नीतियाँ ईरान में बावजूद थोड़े देखो, आलोचना करता है। अमेरिका द्वारा समय समय व्यापारी प्रतिबंध भी है। भारत पर प्रभाव, ऊर्जा सुरक्षा, तेल आयात के ईरान आपूर्ति करते से महंगाई व्यापार समस्या उत्पन्न होगी। एकदम सही बात है। आर्थिक प्रभाव, तेल की कीमत में वृद्धि अर्थव्यवस्था में नई नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करती है। चावल मदने का परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एकदम सही बात है। व्यापार सीमित हो सकता है। संतुलनकारी कूटनीतिक समस्या, भारतीय प्रवासी के प्रति खतरा। ठीक है। शांति बातचीत का आह्वान करना, बात को तटस्थ रूप बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों का प्रयोग करना, ऊर्जा व तेल आपूर्ति का विविधीकरण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान, आपातकालीन सेवा उपलब्ध करवाना, व्यापार संबंधों का सार्वजनिक प्रबंधन करना। समाधान को आप अल्पकालीन दीर्घकालीन तरीके से भी बांट सकते हो, उससे भी और अच्छा रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता है। भारत को इस स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय, संतुलित व कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे आर्थिक सुरक्षा व ऊर्जा सुरक्षा दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। ठीक है। बोडो समस्या से आप क्या समझते हैं? क्या बोडो शांति समझौता 2020 में विकास और शांति समझौता? थोड़ा ये चीज़ याद रखें कि ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, थोड़ा इन क्वेश्चनों से बचा करो, लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखो कि स्टैटिक पार्ट वाले क्वेश्चन लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे। करंट अफेयर वाले में करंट अफेयर का नया क्वेश्चन बन के आएगा, ये चीज़ याद रखिए, ना कि ये रहेगा। तो थोड़ा फिर इन चीज़ों को ध्यान दो, कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो, कौन सा क्या है, उसको करंट अफेयर का, तो वो उस टाइम की समस्या के लिए था। बोडोलैंड भारत के असम राज्य पर स्वायत्त क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। ये समय जुड़ा औपनिवेशिक काल से जुड़ी है। तो 2012 में बोडो जनजाति अन्य अप्रवासियों के मध्य झड़प हुई है। समस्या क्या? मूल निवासी अन्य अप्रवासियों की सांस्कृतिक पहचान व संसाधनों पर आधिपत्य का मुद्दा है। इसका प्रभाव विकास से भी जुड़ा है। स्थानीय स्वायत्त बनाम राज्य के नियंत्रण के मुद्दे से भी संबंधित है।
कि क्या प्रासंगिकता है बोडो जनजाति व अन्य प्रवासियों के मध्य पुराने संघर्षों समाधान में महत्वपूर्ण कदम। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सभी गुटों द्वारा तैयार टागने शांति स्थापना। बोडो लोगों की आकांक्षा की पूर्ति, विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का पुनर्गठन, क्षेत्रीय विकास व समृद्धि, 1500 करोड़ का श्रम सरकार द्वारा बोडो विकास के लिए वार्षिक आवंटन, विद्रोह व पुनर्वास व रोजगार का मुहैया कराना, असम की एकता अखंडता बनाए रखने में सहायक है। अन्य क्षेत्रों के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है। समावेशी विकास को बढ़ावा है। चुनौतियाँ, समझौते कार्यान्वयन, सीमाओं के निर्धारण में शक्तियों के हस्तांतरण कैसे, पूरे विद्रोह का पुनर्वास में समाज में एकीकरण की समस्या, बोडो व गैर बोडो समुदाय के बीच सामंजस्य। ठीक है, बोडो समझौता 2020 में न केवल बोडोलैंड क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास लाने के लिए प्रासंगिक है, बल्कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र और देश के अन्य संघर्षरत क्षेत्रों के लिए संवाद और सहभागिता का उदाहरण पेश करता है। 1 मिनट रुको। अब देखो, अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी बातों किस प्रकार प्रभावित करेगी। अरे ये देखो, करंट अफेयर क्वेश्चन अश्विन, थोड़ा समझिए, ये क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा ये चीज़ ध्यान दीजिए। आगे से वही क्वेश्चन लिखो जो स्टैटिक वाले पार्ट वाले हैं, याद रखना। करंट अफेयर क्वेश्चन मत लिखो। करंट अफेयर के लिए आप प्रेजेंट भी करंट अफेयर है, थोड़ा उस पर फोकस कीजिए। इन पर मतलब आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ के आप साइड में कर सकते हो, ये चीज़ याद रखना। उससे होगा कि आपको थोड़ा नॉलेज रहेगा तो इस कंटेंट का आप कहीं भी यूज कर सकते हो, इसके लिए अलग से आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो। अफगानिस्तान से अमेरिका सैन्य वापसी अगस्त 2021 से संपूर्ण हुआ, तब से अफगानिस्तान क्षेत्रीय शक्तियों का अखाड़ा बन गया, सैन्य रिक्तता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तालिबान, वर्तमान में तालिबान सरकार संचालित हो रही है, गहरा युद्ध के दौर से गुजर रहा है। चीन इस पेश को महान अमेरिका वापसी वैचारिक जीत के रूप में देख रहा है। तालिबान सरकार का समर्थन है, पश्चिमी मॉडल के विकास की पेशकश की है। तालिबान का पाकिस्तान और ईरान भी अपने हितों के अनुरूप समर्थन है। भारत का प्रभाव सकारात्मक, क्षेत्रीय स्थिरता स्थायित्व करने में भारत का रणनीतिक स्थान बन सकता है। अब अफगानिस्तान आतंकवादियों का ठिकाना पहले की तरह नहीं रहेगा, जिससे खतरे की कमी है। अरे नहीं, उल्टा बढ़ने की कमी थी कि अमेरिका छोड़ के चला गया है, तो ज़्यादा चांसेज है। बातचीत की सहायता से भारत अफगानिस्तान हितों की रक्षा और मानवीय सहायता प्रदान करने मदद, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में सहायक है। नकारात्मक बढ़ी हुई अस्थिरता, भारतीय अपराधियों का खतरा तथा अपराधियों के जॉब रोजगार का खतरा है वहाँ पे। ठीक है, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आतंकवादी संगठन फिर से संगठित हो गए हैं। बात की निवेश पर खतरा है। सड़क, बिजली परियोजना, लाइन, जल विद्युत परियोजना में लगभग $3 बिलियन का अफगानिस्तान में निवेश है। तापी परियोजना का भविष्य खतरे में, जिससे ऊर्जा सुरक्षा पर दुष्प्रभाव है। चीनी विस्तारवाद का भय है। BRI के समर्थन, ऋण जाल डिप्लोमेसी। भारत अफगानिस्तान संबंध वर्तमान के मित्रवत है तथा तालिबान सरकार ने आश्वासन दिया है कि भारतीय प्रवासियों को उनके निवेश पर कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा ये चीज़ याद रखो कि अश्विन, करंट अफेयर की क्वेश्चन नहीं लिखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। वन बेल्ट वन रोड के आलोकों में भारत चीन संबंधों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। वन बेल्ट वन रोड थोड़ा याद रखना कि इसी के आलोक में देखना है, और संबंध की प्रकृति कैसी होगी तो थोड़ा ध्यान रखना। पहल, चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा विकास व संपर्क योजना है, जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल व जलमार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। संभवतः क्षेत्रीय अखंडता, वन बेल्ट वन रोड का विरोध, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो पाकिस्तान अधिकत कश्मीर से होकर गुजरता है, बाद का दावा कि क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। पारदर्शिता व ऋण जाल परियोजना की पारदर्शिता में कमी है। भागीदार देशों के ऋण जाल और डिप्लोमेसी के बारे में चिंता जताई है। बाहरी कर्ज जैसे मेजबान देशों की संप्रभुता का खतरा है। रणनीतिक निहितार्थ, चीन की भारत को घेरने की नीति, चीन द्वारा भारत के विरोध में समर्थन तैयार करना, भारत द्वारा वन बेल्ट वन रोड के जवाब में वैकल्पिक कनेक्टिविटी पहल जैसे भारत, मध्य पूर्व यूरोप, आर्थिक गलियारा, IMF सागर रणनीति शुरू किया है। चीन भारत सहयोग के क्षेत्र क्या है? बहुपक्षीय मंच है, संगठन, एशिया एसोसिएशन, निवेश बैंक, आर्थिक संबंध, चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, दोनों अर्थव्यवस्था के बीच घनिष्ठ संबंध है। जलवायु परिवर्तन पर सतत विकास पर दोनों देश समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जैसे पहले चीन द्वारा समर्थन मिला, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समर्थक दोनों देश। क्या ये क्वेश्चन की डिमांड है अश्विन? थोड़ा सोचिए। वो आपसे पूछ रहा है कि भाई वन बेल्ट वन रोड के आलोक में भारत चीन संबंधों की प्रकृति की आलोचना कीजिए, पर मतलब विवेचना कीजिए आप।
तो उसी के संदर्भ में देखने में वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड रोड है, इसके क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत इसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा, सपोर्ट नहीं करा तो क्या नुकसान हो जाएगा भारत को, क्या भारत और चाइना का जो ट्रेड है उससे दुष्प्रभावित होगा, क्या संबंध खराब होंगे इसके कारण। ये थोड़ा समझिए आप, ये कोई ज़रूरत ही नहीं थी ये सब सारी चीज़ें लिखने की। भारत चीन संबंध ऐतिहासिक बुद्धकाल से चलता रहा है। भारत और चीन वन बेल्ट वन रोड पहलू के मध्य को लेकर आपसे संवाद स्थापित से संप्रभुता का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। गरीब भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या है, ये अच्छा है क्वेश्चन है। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत के टॉप 1% लोगों के पास भारत की लगभग 50% संपत्ति तथा असमानता लगातार बढ़ रही है। क्या असमानता का क्वेश्चन है तो आप ये डाटा क्यों लिख रहे हो अश्विन। यहाँ पे आपके गरीब और ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसका देखिए, ठीक है। संक्रामक रोग, शहरी दबाव, अपराध, जनसंख्या वृद्धि, बाल मजदूरी। अरे आप डायरेक्ट लिखिए भुखमरी, मस्ती, संस्था, बाल मजदूरी, संस्था को पोषण, दोनों को एक साथ लिखिए। कारण पूछा है क्या आपसे, आपसे पूछ रहा है कि भाई गरीबी भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या हैं, कारण वाला नहीं पूछा। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए आपको क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, उससे संबंधित मुद्दे क्या है, फिर उनको बताना, उनका सॉल्यूशन बताओ, वे फॉरवर्ड में बताना, वो भी मेन क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। तो कंक्लूजन में बताओ। तो थोड़ा ये चीज़ ध्यान से समझिए। देखो अश्विन यहाँ समझो कि आपसे भाई ये पूछ रहा है वो कि गरीबी व भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या है। भाई सामाजिक मुद्दा आएगा, आर्थिक मुद्दे आएंगे, राजनीतिक मुद्दे आएंगे, वैज्ञानिक भाई उसका क्या इश्यूज है, ये सारी चीज़ें बताइए ना, क्या इशू है, सोशल इशू आएंगे, पॉलिटिकल इशू आएंगे, इकोनॉमिक इशू आएंगे, इन्वायरमेंट इशू आएंगे। गरीब रहेगा तो व्यक्ति भाई क्या करेगा, भुखमरी से पीड़ित रहेगा, गरीब रहेगा तो वो जैव ईंधन का यूज करेगा, तो वो पोल्यूशन फैलाएगा, पॉलिटिक्स होगी इसके नाम पे। ये चीज़ थोड़ा समझिए आप, ये क्वेश्चन था ही नहीं, आप बिल्कुल हटके जा रहे हो क्वेश्चन से, क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं अश्विन, थोड़ा समझिए ये चीज़। तो पहली बात आज का अगर मैं की नोट आपके बारे में लिखूँ तो सबसे पहली बात फिर वही गलती कर रहे हो कि क्वेश्चन की डिमांड समझो प्रॉपर, क्या क्वेश्चन की डिमांड है। आप क्या कर रहे हो कि अभी जो आपको जो आता है वही लिख रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा काम। दूसरा, करंट अफेयर क्वेश्चन लिखने से बचो, कोई ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ के साइड में कर सकते हो। तीसरा, फ्लो चार्ट, ये सब सारी चीज़ें भी यूज करना सीखो। और चौथा, डायमेंशन देना सीखो, जैसे इस क्वेश्चन में बहुत सारी डायमेंशन थी, ठीक है। तो आपको अभी बहुत काम करना बाकी है अश्विन। चलो अपन अब CVM की कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, नीति आयोग के गठन के कारण सबसे पहला क्या कारण था, उद्देश्य क्या है एवं कार्य को उल्लेख करते हुए, तो ये आपको सीक्वेंस वाइज ऐसे ही लिखना है। फिर करते हुए पुनः गठित नीति आयोग का विवरण दीजिए। 1 जनवरी 2015 के कार्यकारी निकाय के रूप में गठित नीति आयोग का भारत सरकार का थिंक टैंक है। गठन के कारण क्या थे, योजना आयोग की प्राथमिकता में कमी थी, टॉप डाउन अप्रोच था, सही है। लचीलापन व परिणामों की नीति निर्माण की आवश्यकता, डेटा और नवाचार के आधारित नीति निर्माण, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सतत विकास लक्ष्य, सरकारी संवाद को बढ़ावा देना, बॉटम अप्रोच, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देना, अटल नवाचार मिशन। कार्य को उल्लेख कीजिए, कार्य का सही है। नीति निर्माण में सहयोग, भागीदारी आधारित, प्रतिस्पर्धी संवाद को बढ़ावा, राज्य के मध्य सरस प्रतिस्पर्धा, ठीक है। निगरानी और मूल्यांकन, आउटकम आउटपुट आधार, सतत विकास लक्ष्य को अपनाना और बढ़ावा देना, ठीक है। थिंक टैंक की भूमिका, सरकार सलाह, आकांक्षी विकास, एकदम बहुत अच्छा है। फ्लो चार्ट सब कुछ यूज किया आपने। पुनः गणित आयोग का विवरण भी दीजिए, उसका भी देना आपको। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष ये नाम मत लिखो, इतना भी जरूरी नहीं है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। निष्कर्ष बात, आयोग में शासन परिषद सरकारी संवाद बढ़ा देना महत्वपूर्ण नीति में भूमिका निभाता है। शासन पारदर्शी जो है नवाचार को बढ़ावा देता है, ठीक है। ई गवर्नेंस को समझ कीजिए, ई गवर्नेंस को डिफाइन करना है। ई गवर्नेंस की विशेषताएं क्या है ये बतानी है, लाभ को उल्लेख करना है, फिर इसके सम्मुख चुनौतियाँ क्या है। तो 4 डिमांड है। विश्व बैंक ने ई गवर्नेंस को सरकारी एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी यथा इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटिंग के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें नागरिकों, व्यवसाय, सरकार के अन्य अंगों के मध्य संबंधों को बदलने की क्षमता, एकदम अच्छा है, ठीक है।
विशेषताएं ई शासन मंत्रालय विभाग है, ठीक है। इसके बाद में कैबिनेट की विशेषताएं क्या है? सरल है, नैतिक है, जवाबदेह है, उत्तरदायी, पारदर्शी है। लाभ क्या है? बेहतर सुरक्षा, लागत प्रभावी है नागरिकों के लिए, बेहतर सुविधाएं, सार्वभौमिक पहुंच, त्वरित पहुंच, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा। इसके बाद में इसके सम्मुख चुनौतियाँ क्या है? डिजिटल डिवाइड, ठीक है, ठीक है। डेटा गोपनीयता, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, ठीक है। अस्वच्छता तो समस्या डिजिटल साक्षरता पर स्तर कम है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का पर्याप्त, ग्रामीण क्षेत्र तक सीमित इंटरनेट, ठीक है, पूर्ण सफल न होना। तकनीकी समस्या, तकनीकी विशेषता, संसाधनों का अभाव, सीमित क्षमता पर बजट की कमी। उदाहरण जीएसटी कार्यान्वयन में डेटाबेस एकीकरण में सिस्टम क्रेज जैसी चुनौतियों का सामना, ठीक है। गौरतलब कि प्रधानमंत्री के शब्दों में ये होने से खूबसूरती है कि कंप्यूटर ही कुछ पूंजी लाखों के चेहरों पर मुस्कान ला सकती है। अतः भारतीय असमी शासन जवाबदेही पद्धति सुनिश्चित करते हुए प्रभाव प्रशासन का मार्ग तैयार किया जाए। यहाँ पे ठीक है, वे फॉरवर्ड लिख के आपने कंक्लूड करना है, ये चीज़ याद रखना। संसद द्वारा आतंक विरोधी कानून सूचना के अधिकार में किए गए प्रमुख बदलाव का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आतंकवाद विरोधी कानून जिसका मूल्य से बात एकता अखंडता बनाए रखना है, सूचना का अधिकार अधिनियम, शासन जवाबदेहिता पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। क्या संशोधन किया गया? तो ये अब देखो, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप भी सीएम ध्यान रखिए, करंट अफेयर क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, वो भाई समय से नया क्वेश्चन बनेगा, तो वो उसके लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अभी जो संसद से कौन सा बिल पारित हो रहा है, क्या है, उन पे ध्यान दीजिए, उससे करंट अफेयर के क्वेश्चन को आप एड्रेस कर लोगे आराम से, ये चीज़ याद रखना। आतंकवाद विरोधी कानून में संशोधन, अधिनियम की अनुसूची 4 में संशोधन किया जाए, जिसने राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी की शक्ति को बढ़ाया, किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी नामित करने का अधिकार, हिरासत की अवधि 100 दिन बढ़ाई, ठीक है। ये फैक्ट अब इसमें क्या ही यार, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ठीक है। याद रखो कि ये क्वेश्चन दोनों के दोनों करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो ये अभी देखो, अभी जो क्वेश्चन लिखने का पर्पज़ अपना यही है कि ये समझना कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो क्या फ़ायदा होगा। दूसरी बात देखो, ये करंट अफेयर क्वेश्चन ये रिपीट तो होंगे नहीं, ठीक है। इनको पढ़ के आप साइड में कर सकते हो, समझ सकते हो भाई इस टाइप से करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, बस। बाद में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों को उद्देश्य एवं प्रयोग पर ही संक्षिप्त टिप्पणी। अब ये क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। वैकल्पिक निवारण तंत्र भारत में एक सुनिश्चित प्रक्रिया जो व्यवसाय, कानूनी, सामाजिक संबंधों में संलग्न दो या अधिक पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों समाधान करते, जैसे लोक अदालत। देखो ध्यान से इनका उद्देश्य बताना है, इनका प्रयोग बताना है, एक संक्षिप्त टिप्पणी बतानी है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव। कारण लंबित मामलों की संख्या, न्यायालय पर बोझ, लगभग 5 करोड़ मामले लंबे, शीघ्र निपटान की सुविधा, ठीक है। विवादों की किफ़ायत में त्वरित निपटारा, संबंधित निरंतरता बनाए रखती है। ईडीआर के तंत्र, ग्राम न्यायालय, मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालतें, परंपरागत तथा ग्राम सभा, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयोग। लोक अदालत 2002 में राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण के अनुसार, ठीक है। उच्च न्यायालय मध्यस्थ हेतु केंद्र स्थापित, ठीक है। वाणिज्यिक उद्योग विवादों में प्रयोग, ठीक है, सब फैक्ट है, ठीक है। नकारात्मक सीमाएं, पारदर्शिता में कमी, अनियमित मध्यता, कर्मकारी, कम जागरूकता, न्यायाधीश ढांचा कमी। निष्कर्ष में पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना के कथन के मामले के प्रबंधक रूप में हमें वार्ता व मध्यस्थता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि न्याय के त्वरित प्रभावी पहुँच सुनिश्चित हो, न्यायपालिका का भी बोझ कम हो। अच्छा है, आपने नया तरीका अपनाया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप याद रख सकते हो आप इतनी इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी बात है। भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के गठन और कार्य का वर्णन कीजिए। अब ये देखो, ये स्टैटिक वाला है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई प्रमुख जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में सिफारिश भी हुई थी, ठीक है। अभी देह वाक्य ठीक आप लिख रहे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कार्य का वर्णन करना। निदेशक सीबीआई संरचना, प्रधान कार्यालय, ठीक है, सैन्य सतर्कता निगरानी में, आर्थिक अपराध शाखा, ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी शाखा, विशेष अपराध शाखा आप तो बहुत फैक्चुअल हैं। गठन और कार्य का वर्णन कीजिए, कार्य बताइए, आप इसका कार्य बताइए। भ्रष्टाचार की जांच करना, ठीक है। आर्थिक अपराध, ठीक है। गंभीर अपराध, जनहित जांच, ठीक, राज्य पुलिस के साथ समन्वय। कार्य बनाए, आलोचना, राजनीति से प्रधानमंत्री पिंजरे का तोता, जवाबदेही का अभाव, पारदर्शिता के प्रति चिंता व्यक्त है, संसाधनों का अभाव, विलंबित जांच, रिक्त पद अधिक संख्या। साथ कहा जा सकता है भारत को सीबीआई को स्वायत्त राजनीतिक दबाव की चुनौती के बावजूद देश में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई की आवश्यकता अपरिहार्य है, ठीक है। अटल भूजल योजना के उद्देश्य से, ठीक है,
एम प्रभाव। अब देखो ये भी करंट अफेयर की क्वेश्चन है, तो ये ज़रूरी नहीं है, अभी इन क्वेश्चन को मत लिखो, आप ये थोड़ा याद रखो, आगे थोड़ा ध्यान रखना, करंट अफेयर क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो करंट अफेयर में टॉपिक है उनका थोड़ा नोट, शॉर्ट नोट बना लो, बस उतना काम करो, ठीक है। 2019 योजना प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य प्रभाव उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी, जल प्रबंधन, यार अगर प्रभाव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, ठीक है। प्रभाव सुधार, कई जिलों में जन जागरूकता में वृद्धि, कृषि जल बचत, ठीक है। डेटा आधारित योजना, ठीक है। संकट। अब ये ना प्रभाव जब चुनौतियाँ भी, हाँ सही है, समन्वय क्षमता कमी, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो ये थोड़ा करंट अफेयर क्वेश्चन बचा थोड़ा इनसे। लोक सेवा का परंपरागत गुण तटस्थता रहा है, व्याख्या करें। अब देखो इसमें एक्सप्लेन देना है, आपको एग्जांपल देना है, ये रखना। जब मैं अश्विन का किया था चेक तब भी देखा था मैंने। तटस्थता किसी मुद्दे या टकराव की स्थिति में पक्ष न लेने के मूल्य को संदर्भित करते हैं, जैसे न्यायाधीश द्वारा बिना किसी पक्ष के लिए न्याय देना। कि ज़्यादा अच्छा होगा कि आप न्यायाधीश की जगह यहाँ पे लोक सेवा का दो। जैसे भाई वो योजनाओं का वितरण करता है, तो वो ये नहीं देखता है किस कास्ट का है, पैसा वाला है, गरीब है, तो ये थोड़ा याद रखो। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसका दो, ठीक है। न्यायाधीश का दे दिया तो ऐसी कोई बात नहीं है, सही है, अच्छा, ठीक है। लोक सेवा न्याय संहिता निष्पक्षता बढ़ावा देता है, जनता के विश्वास को बनाए रखता है, शासन पारदर्शिता जवाबदेहिता बढ़ाता है, लोक सेवा के पेशेवर अंदाज को मुखरित करता है, सांसद नियंत्रण बढ़े, सामाजिक न्याय में वृद्धि है, राजनीतिक वोट बैंक से दूर रहना, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। थोड़ा ये चीज़ याद रखिए, आपको इसमें बताना है कि भाई लोक सेवा परंपरागत गुण तटस्थता रहा है, कैसे तटस्थता रहा, क्यों जरूरी पड़ा, ये सारी चीज़ें बताओगे आप। कभी कभी सरकार संवाद का कमजोर करता है, जैसे पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार का हाल का विवाद। तटस्थता के कारण कभी कभी सामाजिक न्याय बाधित होता है, अच्छा। करुणा समानुभूति जैसे मूल्यों को कमी हो सकती है, ठीक है, अच्छा लिखा आपने। अतः कहा जा सकता है यद्यपि तटस्थता लोक सेवा का एक परंपरागत मूल्य जिसके द्वारा प्रभावी अभिशासन की स्थापना होती है। सिटीजन चार्टर पर टिप्पणी लिखिए, कमेंट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव सब बताना है। नागरिक चार्टर द्वारा सरकार की संस्था नागरिकों का अथवा ग्राहकों के सेवा प्रदान संबंधी वचन को एक लिखित प्रारूप है। घटक पूछा है इसमें, ठीक है। गुणवत्ता, विकल्प, पहुंच, पारदर्शिता, शिकायत निवारण, जवाबदेहिता, विशेषताएं, सेवा मानकों, संबंधी मानकों, सेट। देखो ये जरूरी नहीं है आपको डायरेक्ट जो है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। वन साइज फिट्स फॉर ऑल, सभी कार्यों के लिए एक समान जो सही नहीं है। कानूनी इसका प्रभाव, प्रभावशीलता कम करना, क्षेत्रीय भाषा नागरिक चार्टर का प्रभाव, दिव्यांगों अनुकूल नहीं है, समय समय पर संशोधन प्रशासन की, ठीक है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है प्रभावी अभिशासन की स्थापना सरकारी संस्थाओं की शुचिता, जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु नागरिक चार्टर एक आवश्यक शर्त है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसकी प्रगतिशीलता को बनाए रखने की बात की है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा है। पहला डिमांड डिजिटल भारत, इसके विभिन्न स्तंभ क्या है, दूसरी डिमांड चुनौतियाँ क्या है, विवेचना कीजिए। यही भारत के तात्पर्य देखिए, डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान के आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। अरे ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन हो ज़्यादा अच्छा लिखो, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, कोई नहीं। ई गवर्नेंस है, सेम ICT का प्रयोग, पेपर लैब, ऑफिस, ब्रॉडबैंड, हाईवेज है, ठीक है। मोबाइल सेवा, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। ई क्रांति है, सूचना सभी के लिए, IT फॉर जॉब्स, डिजिटल साक्षरता, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। चलो चुनौतियाँ क्या है इसके, डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, डिजिटल साक्षरता की कमी है, साइबर सुरक्षा के खतरे हैं, सही है, भाषाई विविधता में कमी है, डेटा प्रोटेक्शन कानून पूर्ण रूप से लागू न होना, आधारभूत संरचना की कमी है, ठीक है। निष्कर्ष से कह सकते हैं डिजिटल भारत के ज्ञान आधारित समाज में निर्मित करने का बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है जब यह देश के अंतिम व्यक्ति तक सेवा को प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करे। तो अतः आवश्यक है इसकी चुनौतियों का समाधान किया जाएगी। तो ये थोड़ा वे फॉरवर्ड जरूर लिखा करो। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का वर्णन कीजिए। भारत विश्व 17 मेगा जैव विविधता देश में शामिल है। जैव विविधता सेक्शन में पारंपरिक ज्ञान सेक्शन है, जैव विविधता 2002 के तहत जैव विविधता, ठीक है। उद्देश्य क्या है, संरक्षण, सदुपयोग, लाभों को न्यायोचित में समान बंटवारा, पारंपरिक ज्ञान की रक्षा, स्थानीय समुदाय की रक्षा, कार्य, विदेशी संस्था को जैव विविधता संसाधन तक पहुँच की अनुमति देना, बौद्धिक संपदा अधिकारों में भारत की जैव विविधता की रक्षा करना, राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति के मध्य समन्वय करना, ठीक है।
पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को बढ़ावा देना, महत्व स्थानीय समुदाय का अधिकार और लाभ, ठीक है। बायो पैरिस पर नियंत्रण, ठीक है। जैविक खेती पारस्परिक ज्ञान को मान्यता देना, चुनौतियाँ, ठीक है। लाभ वितरण पर पारदर्शिता अभाव है, बायो पैरिस का खतरा है। देखो डायरेक्ट लिखो ये बायो पैरिस, ठीक है, सही है। निष्कर्ष कहा जा सकता है जैव विविधता प्राधिकरण भारत में जैव विविधता संरक्षित कर स्थानीय समुदाय को सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन प्रभावी कानून के अमल में असंभावी है, ठीक है। आप देखो, ध्यान से देखो। सरकारी नीतियों के संदर्भ में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। भूमिका का बताना है आपको, मूल्यांकन करना तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। आज के सरकारी नीति निर्माण व क्रियान्वयन के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी एक अनिवार्य अंग बन चुके हैं, जो सेवाओं को नागरिकों तक सुरक्षितपूर्ण, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण भेजे जाने के माध्यम है। एकदम सही बात है। नीति निर्माण में GIS, बिग डेटा, AI का उपयोग, उदाहरण नीति आयोग, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, डिजिटल, ठीक है। कार्यान्वयन में सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, ई श्रम, उमंग, भूमि, डिजिटल इंडिया, ठीक है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी द्वारा सब्सिडी लाभ सीधे हितग्राही के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा लीकेज 85% तक कम, ठीक है, नीति आयोग द्वारा, ठीक है। पारदर्शिता, जवाबदेही, ठीक है, बहुत अच्छा। आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। सेवा वितरण में गुणवत्ता, ठीक है, बहुत अच्छा। चुनौतियाँ, डिजिटल डिवाइड, ठीक है, डेटा सुरक्षा, ठीक है, बुनियादी ढांचा, ठीक है। निष्कर्ष कहा जा सकता है सूचना संचार प्रौद्योगिकी सरकारी नीतियों के कार्यों की दक्षता बढ़ाने में सहायक है, साथ ही में डिजिटल समावेशन, ब्लॉकचेन तकनीक सरकारी नीतियों में समावेशन, एकदम बहुत अच्छा। वे फॉरवर्ड भी आपने लिखा है। लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता है, मूल्यांकन कीजिए। लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता, एकदम। अब एग्जाम्पल देके जस्टिफाई करना, आपको याद रखना, मूल्यांकन करना है। लोकहितवाद न्यायपालिका की एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जनहित में न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा सकता है, ठीक है, ठीक है। लोकहित प्रति मामला नहीं है, देश सामूहिक जनहित व्यक्तिगत हित नहीं, सहवास का मार्ग बनाओ राज्य प्रदूषण का हवाला देकर, ठीक है, खारिज कर दिया, पर बाद में माना गया है इसको। अशोक कुमार पांडे प्रज्युम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, न कि पब्लिक इंटरेस्ट। अनावश्यक बोझ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकहित बताते समय विवाद हो रहा है। विपक्ष व्यक्तिगत मामले भी असर डालते हैं, विशाखा बनाओ राजस्थान राज्य, ठीक है, ठीक है। हास्य के वर्गों का आवाज़ है, पीपल्स यूनियन, बहुत अच्छा। आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छे लिखे हैं यहाँ पे। शासन की जवाबदेही बड़ी है, ठीक है। MC में दिल्ली प्रदूषण संबंधित सार्थक कहा जा सकता है लोकहितवाद आम जन जिनकी न्याय तक पहुँच नहीं है, कि न्याय को पहुँच कराने के प्रभावी उपाय है, साथ ही प्रशासन की जवाबदेही को तय करता। बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा लिखा आपने, ये बहुत अच्छा आंसर लिखा है। फैक्ट वैक्ट सब कुछ अच्छा तरीके से। ई शासन ने प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक नागरिक केंद्रित बनाया है, ठीक है। क्या ई शासन प्रणाली को और अधिक सहभागी बनाया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं बनाया जा सकता। विश्व बैंक ने ई शासन को सरकारी एजेंसी और सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, ठीक है, ये भी बना दिया, ठीक है। ई शासन की भूमिका, पहुँच, ठीक है। आपने एग्जाम्पल भी दिया, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा, एकदम अच्छा है। चुनौतियाँ भी बता दी आपने एकदम डाटा के साथ, ठीक है, बहुत अच्छा। अधिशय बनाने तरीके एवं डिजिटल विजन पार्टनर, ठीक है, एवं ब्लॉकचेन, ठीक है, बहुत अच्छा। थोड़ा काटपिटी कम करो, बस सही है, अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा आपने यहाँ पे। सूचना का अधिकार अधिनियम में लोक सेवक को स्टील फ्रेम के बाहर आकर निष्ठा जनता सेवा करने के लिए बाध्य किया है, व्याख्या कीजिए। कैसे बाध्य किया आप वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, मैं क्योंकि अश्विनी में लिखा है तो वही सब चीज़ें हैं, पर बस मुझे देखना कि आपने बस वो चीज़ें ऐड की है नहीं की, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, राजस्थान 2000 ग्रामीण जल परियोजना में पता चला है। कठोर पारदर्शी शासन पर निष्पक्षता, कंपनी नीति बदलाव के लिए योजना उपयोग करती है, जवाबदेही, ठीक है। मध्य प्रदेश में भोजन योजना, ठीक है, भागीदारी, सस्ता स्वच्छ परियोजना, RTI, ठीक है, सतत विकेंद्रीकरण, ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ सूचना आयोग अक्रियाशील है, ठीक है। सूचना आयोग में रिक्तियाँ है, जुर्माने की अनिच्छा है। स्पष्ट RTI अधिनियम नैतिक अनुशासन की स्थापना में सहायक होगा, जो लोक सेवक को अपने कर्तव्यबोध को भी प्रभावी करे। ये पूरा क्वेश्चन मत उतारो, ये थोड़ा ध्यान रखें, डायरेक्ट लिखो ना, एक छोटा इतना पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इतना बड़ा पॉइंट मत लिखो, ठीक है। थोड़ा ये रखने, इसीलिए आपको वर्ड लिमिटेशन, कंक्लूजन आप अच्छे से नहीं लिख पाए। नीति निर्माण की प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए।
पॉलिसी फॉर्मेशन में एनजीओ की भूमिका, बस बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये पॉजिटिव भी भूमिका रहती है, नेगेटिव भी रहती है, दोनों आएगा आपका इसमें। विश्व बैंक एनजीओ को एक गैर सरकारी संगठन के रूप में परिभाषित किया है जो गरीबों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने और सामुदायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाता है, जैसे हेमकुंड फाउंडेशन। बहुत अच्छा। नीति निर्माण प्रक्रिया में भूमिका, समस्या की पहचान व प्रतिनिधित्व करना, ठीक है, बहुत अच्छा। नीति वकालत करना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। क्रियाओं निगरानी करना, वाह शाबाश। नीति निर्माण और परामर्श सेंटर फोर्स, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देते जा रहे हो, साथ में बहुत अच्छा तरीका है। आलोचनात्मक पक्ष, पारदर्शिता की कमी है। नीति आयोग की रिपोर्ट, ठीक है, बहुत अच्छा। आपने डाटा भी, विदेशी फंड का प्रयोग, ठीक है, बहुत अच्छा। अतः कह सकते हैं कि एनजीओ नीति निर्माण में योगदान का लोकतंत्र को आत्मजीवित रखते हैं। कानून जैसे एफसीआर प्रभावी कानून ने एनजीओ की सुचिता को बढ़ाया, परंतु थोड़ा ये भी लिखो इसकी चुनौतियाँ है, उसको भी दूर किया जाना चाहिए, तभी इसका प्रभावी उपयोग होगा। बाद में नागरिक अधिकार, थोड़ा ना पॉइंट भी आप थोड़ा कम लिख रहे हो, यहाँ पे देखो 2 ही पॉइंट लिख दिए, नहीं थोड़ा ये चाहिए रखना, 3-4 पॉइंट जरूर लिखो, 5 पॉइंटों तक जरूर जाना चाहिए। बाद में नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी नहीं बन सके हैं, सिटीजन चार्टर क्यों नहीं बने हैं, इनके प्रभावी अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, मूल्यांकन कीजिए। नागरिक अधिकार पत्र सरकार किसी संस्था द्वारा नागरिकों अथवा ग्राहकों के लिए सेवा प्रदान संबंधी वचन पत्र प्रारूप है, घटक, ठीक है। प्रभावी नहीं होने के कारण क्या है, कारण, ठीक है, शिकायत निवारण तंत्र का अभाव, संवेदनशील प्रयत्न नहीं, कर्मचारी को उदासीनता, ठीक है, बहुत अच्छा। इन्हें प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, कैसे, विभाग के लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता, शिकायत निवारण तंत्र का ठोस विवरण, पालना करने में जुर्माने, दंड का प्रावधान, अलग अलग हो, समय समय उसका मूल्यांकन, परिवर्तन ताकि प्रासंगिकता बने रहे। धातु है कि नागरिक अधिकार स्वतः शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित कर सेवा वेतन को अंतिम नागरिक तक पहुँचे, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, देखो। अधिकार प्राप्त नहीं बन सके, चलो आपने कारण बता दिए क्यों नहीं बने। इन्हें प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है, अरे भाई क्यों आवश्यकता है, मूल्यांकन कीजिए। आवश्यकता है तो भाई कौन सी चुनौतियाँ है उसमें, तो वो तो आप पहले ही बता चुके, ठीक है। एक जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका को भारत के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। देखिए यार ना, भारत के विशेष संदर्भ में देखना है। प्राय शासन में स्टील फिल्म के रूप में वर्णित लोक सेवाएं राज्य को कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्माण में सलाहकारी भूमिका, राज्य राजनीतिक कार्यपालिका को नीति निर्माण में आवश्यक सूचना, स्थिति मूल्यांकन देना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को संस्थागत बनाना, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, कल्याणकारी राज्य साधनों, समाज को आधुनिक विचारों का अग्रदूत, शासन में निरंतरता, सामाजिक अवस्था को स्थायित्व प्रदान करते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यकाल समाप्ति के उपरांत भी नीति क्रियान्वयन, ठीक है, विकास की अभिकर्ता, तकनीक को बढ़ावा देना, डिजिटल विभाजन को पाटना, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य में समावेशता लाना, सरकार जनता के मध्य सेतु का काम करना, ठीक है, और जनता को आवश्यकता से अवगत कराना, निगरानी करता, जैसे कुरुक्षेत्र के IFS संजय ने अवैध पेड़ कटाए हुए हिरण के शिकार के खिलाफ ठेकेदार पर FIR की, ठीक है। आलोचनात्मक पक्ष, अकुशल प्रशासन प्रणाली, ठीक है। IAS अशोक खेमा का 23, ठीक है। पारदर्शिता, जवाबदेहिता का अभाव, बलवीर सिंह द्वारा वैज्ञानिक की बजाय शारीरिक उत्पीड़न, सिविल सेवा की उदासीनता, एक राज्य में जलाधीश ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर नागरिक को थप्पड़ मारा, ठीक है। अपरिचित नियम प्रतिक्रियाएं, ठीक है, सही है। गौरतलब है कि भारत में लोक सेवाएं राजनीतिक कार्यपालिका की वृत्तिपूर्ण करें, सरकारी नीतियों को नागरिक तक दक्षतापूर्वक पहुँचाती है। दक्षता वृद्धि के लिए सरकार मिशन करेगी जैसे कदम सराहनीय है। चलो, केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन, कार्य, इसके सीमाओं का विश्लेषण करना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक शीर्ष निकाय है जो भ्रष्टाचार संबंधी मामलों संबंधी गति प्रशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है, ठीक है। गठन, ठीक है, ठीक है। संरचना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कार्य, ठीक है, सब सही है ये, ठीक है, ठीक है। 5 पॉइंट सही है। सीमाएं, मुख्य सतर्कता आयुक्त अन्य नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका भूमिका, स्वतंत्रता में बाधा, सिफारिश, केस हैंडलिंग, विलंब, लंबित मामले, सिपाही, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में लोकपाल के अधिकार क्षेत्र का अतिव्यापन। दूसरी बात, राजनीतिक पकड़, मतलब राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करना भी वो भी होता है। ध्यान है कि केंद्रीय सूचना आयोग बाद में कार्यपालिका और प्रशासन की जवाबदेही को तय करता था। इनके और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्ति सीमा का निर्धारण और नियुक्ति में कार्यपालिका हस्तक्षेप में कमी की आवश्यकता है। तो शिवम देखो, पहली बात, कुछ क्वेश्चनों में चाहे देखा, क्वेश्चनों में जो लगा मुझे थोड़ा वो देख लेना कि थोड़ा क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपने थोड़ा एड्रेस नहीं किया। पर आपकी जो पॉजिटिविटी में बताऊं तो आप एग्जांपल लिख रहे हो, पॉइंट अच्छे लिख रहे हो, लिमिटेड मैनर में लिख रहे हो, बहुत अच्छा। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आपका अच्छा, फ्लो चार्ट भी आप बना रहे हो, बहुत अच्छा। कंटिन्यू करते रहो, बहुत अच्छा होगा। और मेरा मानना है कि आप लोग है ना, ये चीज़ याद रखना
कि जो आप कर रहे हो, थोड़े करंट अफेयर के क्वेश्चन आप भी थोड़ा ध्यान दो, करंट अफेयर क्वेश्चन मत लिखो। स्टैटिक पार्ट वाले देख रहे हो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखना, स्टैटिक लिखोगे तो उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। करंट अफेयर क्वेश्चन मत लिखो, ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी एनर्जी भी यूटिलाइज अच्छी जगह करो, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं न्यू सेशन के लिए। और ये चीज़ याद रखो कि देखो ना, बस यही है कि अभी आखिरी के अभी 2 महीने बचे हैं आपके पास, अभी मई अप्रैल है, मई है, जून, अभी 3 महीने हैं, आराम से बस ये करते रहो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। अभी फुल टेस्ट देना, अभी जैसे ये सब सारे आप पीवाईक्यू लिख लो, उसके बाद फुल टेस्ट देना शुरू करो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ये जो रिकॉल आएंगे पॉइंट बार बार, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते फिर नेक्स्ट सेक्शन के लिए।